स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम किसी फार्मूले के डायमेंशनल करेक्टनेस की जांच कर सकते हैं। आज हम डायमेंशंस का एक दूसरे यूसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है। मतलब कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशनल मेथड का यूज करके वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना। इस मेथड का जो सबसे पहला यूज है वो लॉर्ड रैले ने 1872 में किया था। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार किसी ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच किस प्रकार हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम कितने फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकाला जा सकता है, या फिर किन टाइप के फार्मूले का रिलेशन निकाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही एक एलिमेंट्री फार्मूला लेते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन से, जिसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उस पेंडुलम के इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड कैपिटल टी है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो पेंडुलम की लेंथ जो कि इफेक्टिव लेंथ होती है, और दूसरी किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। देखिए एक बात स्पष्ट समझिए कि डिपेंड करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मानिए कि मैंने लिखा v = u + a। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूले में v जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, या कह सकते हैं कि v = फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी फंक्शन है, यानी कि v एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड है, टाइम पे भी डिपेंड है, या इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड है। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है तो यहाँ पे दो चीजों का फंक्शन है, तो डिपेंड तो यहाँ पे भी है। अगर मान लिया लिखा f = m × a, तो हम लिख सकते हैं कि f इज फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या f इज फंक्शन ऑफ मास। लेकिन यहां पे जब डायमेंशनल मेथड में हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनलिटी वाली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं होना चाहिए जिसमें प्रोपोर्शनलिटी की डिपेंडेंसी ना हो। एग्जाम्पल से चीजें आपको और समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो है कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम के लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो फिर हमें बताइए कि टी, एल और जी में क्या रिलेशन हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ। अब ये लेंथ का स्क्वायर पावर पे भी डिपेंड कर सकता है, पावर 2 पे, पावर 3 पे, कितने पावर पे डिपेंड करेगा वो हमें मालूम नहीं। तो जब नहीं मालूम है तो उसको हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं एक्स। वो एक्स की वैल्यू है कि उससे हम डिसाइड हो जाए कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, और टी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी का पावर वाई ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो हम लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू l⁻x g⁻y। अगला तरीका यह हो सकता है, ध्यान से देखिए कि हम इसको जरा सा नोटेड कर लेते हैं। क्यों नोटेड कर लेते हैं, क्योंकि जब एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी तो फिर से हमें इसी रिलेशन से एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे का स्टेप होता है कि हम दोनों ओर की डायमेंशंस को रखते हैं। टी चूंकि टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का टी होता है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, टी है तो टी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोपोर्शनल टू एल। एल लेंथ है तो एल का एल पावर एक्स, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT-2, और ये 2 होगा, एक्सेलरेशन है तो पावर वाई। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, टी प्रोपोर्शनल टू एल का पावर एक्स और एल का पावर वाई, तो एल का पावर एक्स प्लस वाई, उसके बाद टी दिखा जाए तो टी का पावर -2y। इधर हम देखते हैं कि सिर्फ टी है, एल नहीं है, तो इसको हम जरा सा अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो L0 T1 लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एल का पावर x प्लस वाई T⁻²y। अब ध्यान से देखिए,
हम पावर को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन फिजिकल क्वांटिटी के पावर को कंपेयर किया जाए जिसमें कि कम वेरिएबल्स हों। तो जैसे पहले टी में कम वेरिएबल्स हैं, तो अगर हम कंपेयर करें तो टी का पावर -2y इज इक्वल टू टी का पावर 1, यानी कि टी से टी कैंसल आउट। हालांकि कैंसल आउट करने के लिए आपको कंपेरिजन है, तो इसको जरा कैंसल आउट नहीं करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकली सही तरीके से चलते हैं। तो टी का पावर -2y इक्वल टू टी का पावर 1, -2y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/। y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू क्यों लाएगी? पहले t को कंपेयर इसलिए किया क्योंकि उसमें वेरिएबल्स कम थे, ठीक है। अब जरा सा हम इसको x की वैल्यू निकालने के लिए अब कंपेयर करते हैं l को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करें तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि l टू द पावर 0 इक्वल टू l का पावर x प्लस वाई। देख लीजिए, हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, y की वैल्यू आया है -1/2, तो x इंप्लाई दैट लगाते रहिएगा, x -1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये x और y दोनों की वैल्यू आ गई। हमने आपको इसको नोटेड कराया था, इसलिए कराया था कि इसी में पुट करना। तो लिखते हैं उस रिलेशन को, t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x और g टू द पावर y, पुट अप करेंगे इसको। t प्रोपोर्शनल टू l की वैल्यू देखिए ध्यान से, तो l के पावर x रखना है, तो x की पावर ये 1/2 हो जाएगी, l टू द पावर 1/2 g -1/2, ध्यान से देखिए इसको, -1/2, इसको लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2। ध्यान से देख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू, इसको हाफ l अपॉन हाफ कह रहे हैं इन रूट l अपॉन इन रूट g लिख सकते हैं, और यहां से हम लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू √l/g। तो एक तो ये रिलेशन हो सकता है, आप चाहे तो थोड़ा और मॉडिफाई कर, यहां मैं कर देता हूं। तो t प्रोपोर्शनल टू, यहां पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लिख दीजिए k l/g, ये भी सही है। यानी आपको k की वैल्यू आपने पहले से पढ़ रखा है, तो k की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आपके 2π, तो 2π √l/g। तो ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिए इस बात को कि ये एक तरीका है जिससे कि हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और ये तरीका सबसे पहले लॉर्ड रेले ने 1872 में यूज किया था। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, उसके बाद हम इसकी सटल्टीज यानी कि बारीकियों के बारे में समझेंगे कि इस मेथड की कमियां कहाँ हैं, या फिर इस मेथड को किन परिस्थितियों में यूज नहीं किया जा सकता, इसके एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है, ये चीजें आपको आगे कोर्स में समझ में आएगी। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले से बता दिया जाता है कि 3 या 4 या 2 या 4 तो बिल्कुल नहीं देगा आपको कभी कभी। तो ध्यान देंगे कि 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो F डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके मास पे डिपेंड करता है, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है v पे, और जिस पाथ पे घूम रहा होता है उस पाथ की जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। तो बताइए कि फोर्स और इन बाकी के चार फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें क्या रिलेशन होगा। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे जरा समझते हैं, या ध्यान दीजिए आप लोग। पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पावर x लिख लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं कि पावर कितना होगा, इनवर्सली भी होगा कि डायरेक्टली होगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले स्टेटमेंट फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर y लिख सकते हैं, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर z। देखिए बहुत एलिमेंट्री तरीके से हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा स्पीड में करनी है तो आप एकाएक ऐसे लिख सकते थे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x, वेलोसिटी का पावर y एंड रेडियस का पावर z,
और इसको हम लोग घेर लेते हैं, क्योंकि इसको नोटेड लिख लेते हैं, क्योंकि जब एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी कि पावर्स की वैल्यू जब फाइंड आउट होगी तो हमें इसी रिलेशन में रखना है। अब इसके आगे क्या करते हैं कि हम दोनों की डायमेंशन रखते हैं, डायमेंशन आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखें तो फोर्स जो हमारा है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको रख लेंगे, प्रोपोर्शनल टू मास, मास का m पावर x है तो x लगा लिया हम लोगों ने, इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है तो lt माइनस 1 पावर y लगा लेते हैं, और उसके बाद रेडियस है l तो l का l हो जाए, रेडियस है r और r का l हो जाएगा तो उसका z। ठीक है, दैट्स इंप्लाई दैट mlt माइनस 2 प्रोपोर्शनल टू m का पावर x। ध्यान से देखिए m का पावर बस x है, l का पावर y प्लस z, उसके बाद t का पावर माइनस y। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर के दौरान मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करें जिसके पावर्स में कम वेरिएबल्स हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, लेकिन l के पावर में 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आप तो पहले चाहे तो t को कंपेयर कर लें या चाहे तो पहले f को कंपेयर कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम है। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो m का पावर 1 इक्वल टू m का पावर x, सो x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई। अब पहले t को कंपेयर कर लेते हैं फिर से, तो t का पावर माइनस 2 इक्वल टू t का पावर माइनस y, तो यहां से लिख सकते हैं माइनस 2 इक्वल टू माइनस y, y इक्वल टू 2 आ जाएगा आप लोगों का, ये भी आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं इसी जगह हमें चाहिए, l को कंपेयर करते हैं तो l का पावर 1 इक्वल टू l का पावर y प्लस z, तो y प्लस z इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, तो y की वैल्यू हमने 2 रखा प्लस z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम हो गई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू माइनस 1। अब इस रिलेशन में रख लेते हैं, तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं f प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड r टू द पावर z। f प्रोपोर्शनल टू m का पावर x यानी कि 1, v का पावर y यानी कि 2 और r का पावर z, r का पावर z यानी माइनस 1। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो m v स्क्वायर, r है तो r नीचे आ जाएगा। तो आप चाहें तो इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के लिखना चाहते हैं तो f प्रोपोर्शनल टू f इक्वल टू लिख लीजिए kmv स्क्वायर बाई r, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से हमने देखा कि ये जो क्वांटिटी में पहले बताई गई थी उसके बीच रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मेथड है जिसमें कि हम डायमेंशनल मेथड से वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन को डिराइव करते हैं, इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो आपने देखा कि जब हम मान लीजिए कि फोर्स डिपेंड कर रहा था मास पे, या फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, या फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो इन एम वी आर के बीच जो रिलेशन आ रहा है वो या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने पहला फार्मूला देखा, उसमें आपने देखा कि T प्रोपोर्शनल टू आया था L बाई G, यहाँ पे L और G डिवीजन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या फिर और देखते हैं कि जो लास्ट वाला हमारा रिलेशन आया था वो आया था F प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे एम वी और आर के बीच मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेशन है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इनके बीच लगा है वो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। यानी कि आप देख लीजिए कि अगर ऐसे फार्मूले हों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन, मान लीजिए v इक्वल टू दे दिया u माइनस जी टी, माइनस वाला साइन है, तो जिन फिजिकल रिलेशंस के बीच पॉजिटिव या निगेटिव का साइन हो उन रिलेशंस को हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते, इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉर्ड रेले का जो मेथड है वो उन्हीं फार्मूले या उन्हीं फार्मूले के साथ वर्क करता है जिनके सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का रिलेशन होता है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेशन पे ये मेथड फेल हो जाता है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि बताइए कि क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला डायमेंशनल मेथड से एस्टैब्लिश या डिराइव किया जा सकता है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस फार्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एडिशन, उसके बीच एडिशन का रिलेशन भी है, इसलिए इनको एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक और चीज जो आपको समझने वाली है, तो ये पहली इसकी लिमिटेशन होगी। एक चीज और देखते हैं कि मान लिया कि आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, देखिए एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मल्टीप्लीकेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो क्या इन रिलेशंस को हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं? जरा करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्या चीजें हैं। तो हमने देखा, हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया डिपेंड करता है लेंथ का पावर एक्स और एरिया डिपेंड करता है ब्रेथ का पावर वाई। दोनों को मिला के देखते हैं तो एरिया प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर एक्स ब्रेथ का पावर वाई। इसमें हमें रिलेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम दोनों ओर की डायमेंशन रखें तो एरिया का L2 प्रोपोर्शनल टू लेंथ का L का पावर x और ब्रीथ का L और पावर y है तो y, तो L2 प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर, ये भी लेंथ x प्लस y। अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों तो वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालने के लिए दो इक्वेशंस होने चाहिए, जबकि यहाँ पे इक्वेशन एक ही है। यानी कि हम इस रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। यानी कि एक बात और ध्यान होनी चाहिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उन क्वांटिटीज की रिलेशन डायमेंशंस भी सेम है, तो हम इस ऐसे रिलेशंस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम को देख लीजिए, वॉल्यूम होगा तो आप वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, और इसमें लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ L, ब्रेथ की डायमेंशन भी L और हाइट की डायमेंशन भी L होगी। इसका मतलब कि वॉल्यूम के फार्मूले को हम लोग डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन के कुछ और यूसेज के बारे में पढ़ेंगे और डायमेंशंस के ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।